माननीय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर हम लाते हैं बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच। आज इसी क्रम में हम बाबा साहब का एक ऐसा स्पीच लेकर आए हैं जो वर्तमान पीढ़ी के लिए एक बड़ा संदेश देने वाला है। सम्मानित साथियों, 13 नवंबर और 14 नवंबर 2 दिवसीय एक कार्यक्रम होता है सत्याग्रह के संबंध में, और बाबा साहब का सत्याग्रह को लेकर अस्पृश्यता निवारण के लिए सत्याग्रह आंदोलन था, और अस्पृश्यता निवारण और सत्याग्रह की क्या सफलता, कैसे सफलता सुनिश्चित की जा सकती है, इस बात को लेकर बाबा साहब ने बहुत बड़ा स्पीच दिया, जिसको हम आपके समक्ष आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार वीडियोज उपलब्ध करा रहे हैं। आज उसी स्पीच का अंतिम भाग है, 6वां भाग है। 5 भाग ऑलरेडी हम आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर पीछे के भाग आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां भाग नहीं देखा है तो पूरा स्पीच बाबा साहब के जानने के लिए इन 5 भागों को सुनना बेहद जरूरी है। लेकिन एक बड़ी शिकायत हमारी लगातार बनी हुई है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम स्वयं तो सुनते हैं, स्वयं तो देखते हैं, लेकिन इसको भेजने का काम नहीं करते, जिससे कि जन जन तक पहुंचने में कहीं ना कहीं कामयाबी अभी हमें नहीं मिल पा रही है। इसलिए सम्मानित साथियों, हमारा निवेदन आपसे है कि जो आपका सबसे अच्छा मित्र हो, कम से कम एक मित्र को इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को व्यक्तिगत तौर पर जरूर सेंड कीजिएगा, ताकि इसी सिलसिले को आगे जारी रखा जा सके और डॉक्टर अंबेडकर संदेश के जरिए समाज को जन जागृत किया जा सके, समाज को जागृत किया जा सके। यही उद्देश्य है डॉक्टर अंबेडकर संदेश का। इसी उद्देश्य को सफल बनाने के संकल्प के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे 14 नवंबर 1927 का बाबा साहब का स्पीच और 13 नवंबर का जो शेष भाग है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में एक बहुत बड़ा संदेश बाबा साहब के माध्यम से मिलेगा। आज की युवा पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को एक बड़ा संदेश मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पर हम आपको बता दें, खास बात ये है कि इसी दिन यानी कि 14 नवंबर 1927 को बाबा साहब को उसी कार्यक्रम के दौरान, अपने स्पीच के दौरान सूचना मिलती है कि उनके बड़े भाई श्रद्धेय बाला राम जी अंबेडकर एक्सपायर हो गए हैं। ये सूचना बाबा साहब को मिलती है। सम्मानित साथियों, इसलिए आपसे निवेदन है कि उस सूचना के उपरांत बाबा साहब की क्या प्रतिक्रिया रही होगी। क्या कार्यक्रम बाबा साहब ने स्थगित कर दिया 14 नवंबर 1927 का, या उस कार्यक्रम को पूरा किया? ये बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें हम देखकर, सुनकर और समझकर ये तय कर पाएंगे कि बाबा साहब का त्याग और बलिदान समाज के लिए कितना उपयोगी है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि संपूर्ण सारांश और संदेश आप ले सके। ये निवेदन है मेरा आपसे। सामान्य साथियों, हम बढ़ते हैं आगे। बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक नियमित तौर पर सुबह 5 बजे यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से मिल जाता है। आज का विषय है अस्पृश्यता और सत्याग्रह की सफलता। ये आज इस विषय को लेकर हम इसका अंतिम भाग लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जो 6ठा भाग है। सम्मानित साथियों, पेज नंबर 76 से 78 तक आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 में आप स्वयं अवलोकन कर सकते हैं। ये बाबा साहब का जो कार्यक्रम था, स्पीच था, अमरावती के इंद्र भुवन थिएटर में बरहाड़ प्रदेश अस्पृश्य परिषद का दूसरा अधिवेशन 13 नवंबर और 14 नवंबर 1927 को आयोजित किया गया था। इसमें जो बाबा साहब का शेष है, अवशेष भाग हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब अपने अध्यक्षीय भाषण में कहते हैं कि असल में इन स्पर्शियों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। इन स्पर्शियों की बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। जानते हैं क्यों? बाबा साहब कहते हैं क्योंकि वे हमारे कितने भी हित चिंतक हों, वे हमें इस बारे में उपदेश करने के लिए अपात्र हैं, क्योंकि ये सवाल अधिकारों का, जाति का, स्वार्थ का है, मानसिकता का है, विद्या, ज्ञान और बुद्धि का नहीं है। इसलिए उनके स्वार्थपूर्ण उपदेश को न सुनकर उनसे साफ कह देना चाहिए कि आप अपने उपदेश देने के चक्कर में न पड़ें। कोई भी किसी भी युद्ध से पहले राजनयिक बातचीत होती है, उसका कोई उपयोग न होने पर
फिर युद्ध की नौबत आती है। सीधे सीधे युद्ध नहीं होता है, सीधे सीधे सत्याग्रह नहीं होता। कोई व्यक्ति आंदोलन करता है तो आंदोलन से पहले वो अपनी बात मनाने के लिए बातचीत करता है। जब बातचीत का रास्ता बंद हो जाता है तब युद्ध की नौबत आती है, सत्याग्रह की नौबत आती है। सामान्य साथी, यहां पर ऐसा ही कुछ बाबा साहब कहने की कोशिश। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे लगता है कि अस्पृश्यता उन्मूलन के काम पर काफी समय तक बातचीत हो चुकी है। जब से अस्पृश्यता ने हिंदू धर्म में प्रवेश किया तब से अनेक महात्माओं ने उसके खिलाफ कोशिश की, लेकिन इस बारे में अस्पृश्य लोगों का दुराग्रह इतना भयंकर है कि अपरिहार्य प्रसंगों को छोड़ दें तो उन्होंने इस मामले में सुई की नोक पर जितनी मिट्टी आती है उतनी मिट्टी भी पांडवों को नहीं देंगे। ऐसा कहने वाले पाषाण हृदय और अधर्मी दुर्योधन से कुछ ज़्यादा उदारता दिखाई है, ऐसा कोई नहीं मानेगा। और ऐसा लगता भी नहीं कि आगे उनकी प्रवृत्ति में आत्म प्रेरणा से अस्पृश्यों के लिए कोई अनुकूल परिवर्तन होगा। असल में देखा जाए तो हमने इस अन्याय को स्वीकार किया है, इसलिए वह आज तक चलता रहा। हमने अगर उसे ठुकराने का मन पूर्वक निश्चय किया तो कोई भी उसे हम पर लाद नहीं सकता। जिस ब्राह्मण वर्ग ने हमें हीन बना दिया, उस ब्राह्मणी धर्म ने कायस्थों की जाति पर भी हीनता की मोहर लगाने की कई बार कोशिश की है, लेकिन उस जाति के लोगों ने समय पर ही प्रयत्न करके अपना दर्जा बरकरार रखा है। बाबा साहब कहते हैं कि काल का चक्का जब उल्टा घूम रहा था तब भी हमारे पूर्वज गहरी नींद में सोते रहे। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं, काल का चक्का जब उल्टा घूम रहा था, यानी कि जब हमारे शोषण अत्याचार बहुत तेज गति से हमारे ऊपर शोषण अत्याचार वाले नियम कानूनों को लादा जा रहा था, तब हमारे पूर्वज गहरी नींद में सो रहे थे। अगर वो प्रतिरोध करते, वो विरोध करते तो ऐसा नहीं होता, कदापि नहीं होता। अन्य लोगों की तरह हमारे लोगों ने भी आंखें खुली रखकर अन्याय का प्रतिकार किया होता तो आज अस्पृश्य केवल इतिहास का शब्द भर रह जाता। पिछड़ी जो पीढ़ी में ऐसा करने का निश्चय नहीं किया, ये अत्यंत निंदनीय है। लेकिन पिछली पीढ़ी में ज्ञान का प्रसार न होने के कारण उनके बेपरवाही के बर्ताव को क्षम्य कहा जा सकता है। बहुत बड़ा संदेश वर्तमान पीढ़ी के लिए बाबा साहब देने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कह रहे हैं कि जो पिछली पीढ़ी है उसकी बेपरवाही क्षमा करने के योग्य है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको शिक्षा ही नहीं मिली। और जब ज्ञान का ही प्रसार नहीं हुआ, जब किसी व्यक्ति को किसी बात का ज्ञान ही नहीं है, तो वो कैसे आंदोलन करेगा? बाबा साहब वर्तमान पीढ़ी की ओर इंगित करेंगे, आगे वीडियो को जरूर देखिएगा। बाबा साहब कहते हैं मगर इस पीढ़ी की बात अलग है। इस पीढ़ी को वह ज्ञान प्राप्त हुआ है जो अस्पृश्यों को कभी प्राप्त नहीं हुआ, और इसलिए पिछली पीढ़ी के हाथ से जो काम नहीं हुए वे काम करना इस पीढ़ी का कर्तव्य है। अगर इस पीढ़ी ने इस कर्तव्य को पूरा नहीं किया तो यहां कहना पड़ेगा कि वे कुलदीपक नहीं कुलंगार है। इतनी बड़ी संज्ञा यहां पर एक बार पुनः वर्तमान पीढ़ी के लिए बाबा साहब दे देते हैं। सामान्य साथियों, हमें भी सोचना पड़ेगा, वर्तमान पीढ़ी को सोचना पड़ेगा। वर्तमान में जो संवैधानिक अधिकारों की बदौलत अच्छे अच्छे पदों पर हैं, अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, स्वाभिमान के साथ जीवन जी रहे हैं, हर व्यक्ति को, हर युवा पीढ़ी को, हर व्यक्ति को इस तरफ ध्यान देना होगा कि आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें कुलदीपक कहे, कुलंगार न कहे। इसलिए हमें कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे कि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके। वर्तमान आप देखेंगे जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने दिलाए थे, बड़े संघर्षों के बाद, जीवन संघर्ष के बाद, वो धीरे धीरे कर समाप्त हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें निहित जो कानून है जिनसे हमारी आपकी अस्पृश्य समाज की, दलित समाज की, बहुजन समाज की रक्षा होती है, उन कानूनों को शिथिल किया जा रहा है। प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण, जिसकी बदौलत आज वर्तमान पीढ़ी बहुत अच्छा जीवन यापन कर रही है, स्वाभिमान के साथ जी रही है,
उस पर भी खतरे की घंटी मड़रा रही है, खतरे की घंटी है। निजीकरण उसी का एक रूप है। निजीकरण में किसी तरह का आरक्षण नहीं होता है। इस तरह की समस्याएं हमारे देश के समक्ष इस समय व्याप्त हैं। सम्मानित साथियों, कैसे कैसे निजात पा सकते हैं? तो वोट देने का अधिकार जो हम सभी को मिला है, इसके द्वारा बड़ा समाधान सुझाया जा सकता है, बड़ा समाधान किया जा सकता है। इसलिए हमें चिंतन करना होगा, साथ ही साथ हमें आंदोलन के लिए भी तैयार रहना होगा कि वर्तमान पीढ़ी का ये दायित्व भी है, बाबा साहब कहते हैं नैतिक कर्तव्य भी है कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता सुगम बनाए। ये हमारे लिए बहुत ही नैतिक दायित्व है हमारा। अदरवाइज बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि यदि आपने वर्तमान में कार्य नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी आपको क्या संज्ञाएं देगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं अध्यक्ष के भाषण के बाद विशेष निर्धारण समिति के चुनाव हुए और सभा का काम दूसरे दिन के 8 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। ये 13 नवंबर 1927 का था। दूसरे दिन सम्मेलन में रखे जाने वाले प्रस्तावों पर चर्चा हुई। 14 नवंबर 1927 को सुबह 7 बजे अमरावती के एक्सप्रेस छात्रों की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर को मानपत्र देने और पान सुपारी का कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर अंबेडकर और अन्य मेहमानों का सभी विद्यार्थियों के साथ फोटो खींचा गया। छात्रों के मानपत्र का जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने संक्षेप में बताया कि छात्र किस तरह शीलवान बने और वे अपने कुल को लगे अस्पृश्यता के कलंक को धोने में किस तरह मदद कर सकते हैं। बाद में सभी लोग सुबह 8 बजे सम्मेलन स्थल पर उपस्थित हुए और सम्मेलन शुरू हुआ। शुरुआत में ही बंबई से आए तार से श्री बालाराव अंबेडकर के निधन का समाचार आया। सम्मानित साथियों, श्री बालाराम अंबेडकर थे कौन? हम आपको बता दें, बाबा साहब के बड़े भाई का नाम श्री बालाराम अंबेडकर था, जो एक्सपायर कर गए और बाबा साहब को यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई। इस दुखकारक समाचार को सुनकर सभी को बहुत बुरा लगा, लेकिन इस परिस्थिति में भी डॉक्टर अंबेडकर ने भी बहुत धैर्य से सम्मेलन के काम को जारी रखकर अपने लोकनायकत्व को प्रकट किया। सम्मेलन की कार्रवाई 1 बजे तक चलती रही। सम्मानित साथियों, यहाँ जो प्रस्ताव पारित हुआ, सबसे पहला प्रस्ताव, इस सभा के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर के बड़े भाई श्री बालाराम जी के अचानक निधन के दुखद समाचार से ये सभा अत्यंत दुखी है और बालाराम जी अंबेडकर के इस दुखद निधन पर इस सभा का कामकाज 10 मिनटों के लिए बंद रखा जाता है। मात्र 10 मिनट के लिए सभा को बंद किया गया। सम्मानित साथियों, दूसरा प्रस्ताव क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ के सम्माननीय नेता नामदार श्री गणेश श्रीकांत खापड़े, काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य और श्री अंबा देवी देवस्थान के अध्यक्ष का पत्र सत्याग्रह समिति के अध्यक्ष श्री गबई एमएलसी ने सभा के सामने रखा। उस पर विचार करने के बाद ये सभा सत्याग्रह समिति को निर्देश देती है कि नामदार खापड़े ने समझौते की जो इच्छा दिखाई है और उसकी सफलता के लिए पत्र में कुछ समय देने की मांग की है। इस पत्र पर विचार करने के बाद और ये विश्वास करके कि नामदार खापड़े इस बारे में कोशिश करने वाले हैं, इस काम के लिए उन्हें समय देने के लिए 15 तारीख को होने वाले सत्याग्रह की तारीख को आगे बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। फिर भी सत्याग्रह की तारीख किसी भी कारण से 15 नवंबर से 3 महीने से ज़्यादा टाली ना जाए। इस सभा का सत्याग्रह समिति से कहना है कि समझौते की बातचीत में ऐसी किसी शर्त को न माना जाए जिसमें अस्पृश्यों के मंदिर में अंतिम सीमा तक जाने के पूरे अधिकार में किसी तरह की बाधा आए। इस समिति के सत्याग्रह कमेटी से ये कहना है कि भविष्य में जो सत्याग्रह किया जाना वह जहाँ तक संभव हो सामुदायिक ढंग से पद्धति से किया जाए। उपरोक्त सभी प्रस्तावों पर कई वक्ताओं के पक्ष और विपक्ष में भाषण के बाद सभी प्रस्ताव भारी बहुमत से पास किए गए। अंत में श्री गबई, नाइक और अमृतकर ने उचित शब्दों में अध्यक्ष और मेहमान लोगों के प्रति आभार प्रकट किया और साहू छत्रपति के जयकारे के बीच सभा के कामकाज का समापन हुआ। दोपहर में महाराष्ट्र केसरी के संपादक श्री चव्हाण के श्री के.बी. देशमुख के यहाँ डॉक्टर अंबेडकर व मेहमान लोगों को पार्टी दी गई। जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अमरावती के सम्मेलन में थे, उन्हें उनके बड़े भाई बालाराम का रविवार 1 नवंबर 1927 को दोपहर 12 बजे तक अचानक हृदय गति रुक जाने से निधन होने का समाचार मिला। इस कारण वे अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सके। उनकी अनुपस्थिति में जो अस्पृश्य बंधु शव यात्रा में उपस्थित थे, उनके प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत के 25 नवंबर 1927 के अंक में कहा
कि मेरे बड़े भाई के निधन के समय बम्बई में नहीं था। अम्बा देवी के सत्याग्रह के लिए अमरावती में 13 नवंबर 1927 को मेरी अध्यक्षता में जो सम्मेलन होने का तय हुआ था, कार्यक्रम तय हुआ था, उस सम्मेलन में मैं गया था। मेरी अनुपस्थिति में जिन 3-4 हज़ार अस्पृश्य भाइयों ने शव यात्रा में उपस्थित रहकर अपनी पूर्ण सहानुभूति दिखाई, उन सब का मैं अत्यंत ऋणी हूँ बाबा साहब अम्बेडकर। सम्मानित साथियों, आप देख सकते हैं कितना बड़ा समर्पण, कितना बड़ा त्याग बलिदान बाबा साहब का, कि बाबा साहब अपने बड़े भाई के शव यात्रा में भी शामिल नहीं हो सके थे। उस दौरान बाबा साहब अमरावती में थे और समाज को जन जागरण का काम कर रहे थे, समाज को सत्याग्रह के लिए तैयार कर रहे थे, समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे, समाज को अस्पृश्यता निवारण का रास्ता बता रहे थे, मार्ग बता रहे थे। यही त्याग, यही बलिदान बाबा साहब ने किया, जिसका परिणाम, जिसका यूँ कहें कि फल के रूप में हम यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं। हम सब लाभान्वित हो रहे हैं बाबा साहब के किए गए समर्पण और बलिदान से। हम सभी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुख समृद्धि का रास्ता जो रहे हैं, वो भी बाबा साहब के दिए हुए संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण में। विचार कीजिएगा, एक बात चिंतन कीजिएगा कि जो संवैधानिक अधिकार हम सभी को प्राप्त हैं, वो संवैधानिक अधिकार यदि समाप्त हो गए तो कैसे हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे अपना रास्ता सुगम बना पाएगी। संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण, कानूनी अधिकार भारतीय संविधान के संरक्षण के लिए जरूरी है कि संविधान को मानने वाली सरकार सत्ता शासन में होनी चाहिए। आप सभी इस बात को महसूस करते हैं कि कौन सी सरकार संविधान को पूरी तरह से लागू करने का काम कर सकती है, या कर रही है, या करती रही है। ये स्वयं आपके चिंतन का विषय है, हम सभी के चिंतन का विषय है। यदि हमें लगता है कि वर्तमान में कोई सरकार संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, तो हमें ऐसी सत्ता शासन स्थापित करना होगा। बाबा साहब भी चाहते थे कि एक बौद्धमय शासन सत्ता स्थापित हो भारत के अंदर, बौद्ध शासन सत्ता स्थापित हो, इस तरह का बाबा साहब चाहते थे। यही बाबा साहब का अधूरा मिशन भी है। तो क्या हम सभी इस बात के प्रति संकल्पित हैं कि भारत देश के अंदर बौद्ध शासक सत्ता स्थापित हो? और निश्चित रूप से हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में होते हुए बहुजन समाज ये चाह ले कि हमें इस बौद्ध शासन सत्ता स्थापित करनी है, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज ऐसा कर सकता है, अपनी वोट की ताकत की बदौलत कर सकता है। यही संदेश है डॉक्टर अंबेडकर संदेश का। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक और अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है। बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के रूप में सारनाथ वाराणसी में, राज्य उत्तर प्रदेश में। ये वैचारिक सेंटर जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें बैकग्राउंड में इस तरह की बिल्डिंग निर्माणाधीन है और इसके लिए 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की गई आप सभी के सहयोग से। सम्मानित साथियों, इस कार्य में तेजी आए, जल्द से जल्द ये वैचारिक सेंटर बनकर तैयार हो और पूरे देश के बुद्धिजीवी इस वैचारिक सेंटर में एकत्र होकर पूरे देश को संदेश देने का कार्य करेंगे, ऐसी रणनीति बनाने का कार्य करेंगे जिससे कि बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा किया जा सके। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली। सम्मानित साथियों, एक बात और हम आपको बता दें, यदि आप भी चाहते हैं कि वैचारिक सेंटर में आपका अमूल्य योगदान हो, तो ये दिया गया अकाउंट नंबर IFSC कोड पर आप अपना धनदान जरूर करें। ये निवेदन हमारा आपसे है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली। साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सम्मानित साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।